starting with the revision of our chapter number 6, Law of Tort. अब this is the most simplest chapter of your subject JIGL. सबसे सिंपल यही है क्योंकि आपने सी सेट में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है, बहुत ही आसान सी इसमें चीजें दी गई है और वेटेज भी अच्छा खासा है। नॉर्मली 4-5 नंबर के क्वेश्चन तो आते हैं पर कई बार इसमें से 12-13 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इट डिपेंड्स। अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आराम से हो जाएगा और क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार सी सेट में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, तो इसको दोबारा सिर्फ हमें यहां भी रिवाइज ही करना है कॉन्सेप्ट को, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको सी सेट में मिले थे। बस डिफरेंस ये था वहां एमसीक्यू बेस्ड था, यहां पे आपको राइटिंग स्किल्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लॉ ऑफ टोर्ट किस चीज पे है बना हुआ, किस चीज पे बेस्ड है। नियत खराब नहीं पर नुकसान पहुंचना, मतलब ज्यादातर चीजें जो टोर्ट में कवर होती है वो अनइंटेंशनल होती है। मैंने ज्यादातर क्यों कहा, क्योंकि कई चीजें इंटेंशनल भी हो सकती है, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए हम जब टोर्ट में शुरू करते हैं तो हम कहते हैं अनइंटेंशनल जो चीजें होती है वो आपकी टोर्ट में कवर हो जाती है। टोर्ट कहां से आया, लैटिन वर्ड है टोटम, उससे टोर्ट बना। इसका मतलब होता है सिविल रॉन्ग या अनइंटेंशनल क्राइम, जिसके लिए सिर्फ आपको डैमेजेस मिलेंगे, कोई सजाएं इसमें नहीं दी जा सकती। और याद रखना इसका कोई एक्ट नहीं बना हुआ, इट इज बेस्ड ऑन जुडिशियल डिसीजंस। तो इसका मतलब ये कॉमन लॉ पे बेस्ड है, मतलब जुडिशियल डिसीजन जैसे जैसे इन मामलों में आते गए वो आपका बेस बनते गए लॉ ऑफ टोर्ट का। तो इसीलिए इसका स्कोप कोई फिक्स नहीं है कि आज की डेट में जो चीज टोर्ट में आ रही है वो कल भी आएगी, क्योंकि अगर उसके लिए सेपरेटली एक्ट बन गया तो वो फिर टोर्ट के स्कोप से बाहर निकल जाएगी और कुछ नई चीजें जो एकदम से न्यू होंगी वो भी टोर्ट में आ सकती है। तो इसका स्कोप इसीलिए लिमिटेड नहीं है, ये कम या ज्यादा हो सकता है। सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट में इसकी डेफिनेशन है, क्योंकि इसका खुद का कोई एक्ट एज सच नहीं है। नेग्लिजेंस, ट्रेसपास इसके एग्जांपल हो सकते हैं और ये प्राइवेट रॉन्ग है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपके लिए है जो आपने स्कूल कॉलेजेस में बहुत बार किए होंगे। पुलिंग द चेयर एज अ मिस्चीफ व्हाइल समवन वाज सिटिंग, एज अ रिजल्ट द पर्सन वाज हर्टेड। कहीं भी तुम्हारा ये इंटेंशन तो नहीं होता कि उस पर्सन को बहुत गहरी चोट लग जाए या बहुत उसका नुकसान हो जाए, पर अगर हो भी गया है तो अब तुम्हें कॉम्पनसेट तो करना पड़ेगा। अनइंटेंशनल चीजों पे भी आपको कॉम्पनसेट करना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टोर्ट कहते हैं। दूसरा एग्जांपल, स्ट्राइकिंग ऑफ कार्स एक्सीडेंटली। रोड एक्सीडेंट्स में कई बार कार आपस में भिड़ जाती है, दोनों बंदों की नेग्लिजेंस होती है या फिर किसी एक की होती है, तो हम उसके लिए पनिशमेंट तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ कॉम्पनसेशन जरूर मांग सकते हैं। Your dog bites anyone randomly if you are keeping a dog and you are walking on the road along with your dog, और साथ ही साथ कोई बंदा जा रहा है और उसको वो डॉग बाइट कर लेता है, यू हैव टू पे द कॉम्पनसेशन, दो इट वाज नॉट योर फॉल्ट, द डॉग हैज डन दिस थिंग, बट डॉग तुम्हारा था तो यू नीड टू पे द कॉम्पनसेशन देन। थ्रेटनिंग बाय अ टीचर टू अ स्टूडेंट, रेजिंग हैंड ड्यू टू विच द स्टूडेंट गोज मेंटल ट्रोमा। देखो, अगर किसी स्टूडेंट को टीचर बहुत बुरी तरह से डराता है, धमकाता है, मारने की धमकी देता है, तो फिर बच्चे को मेंटल ट्रोमा हुआ तो ये भी टोर्ट में कवर होगा। उसके अलावा टपली मारना, जैसे आप चलते चलते किसी को सिर पे मार देते हो, जोर से लग गया, तो दैट इज आल्सो कवर्ड अंडर टोर्ट। तो हम छोटी छोटी चीजें जिस पे हम कभी ध्यान भी नहीं देते हैं, उन चीजों को भी टोर्ट में केस में लाया जा सकता है। असेंशियल इसके क्या है, 3 चीजें बहुत जरूरी है टोर्ट के लिए। पहला, एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, दूसरा लीगल डैमेजेस होनी चाहिए, और तीसरी चीज उसके लिए लीगल रेमेडी भी होनी चाहिए कोर्ट के पास में। मतलब कोई ऐसी चीज जिसके लिए ऑलरेडी कभी केस कुछ हुआ नहीं है तो वो टोर्ट में कवर नहीं होती है, उसके लिए पहले नॉर्मल सिविल केस फाइल होता है। हाँ, नेक्स्ट टाइम के लिए मे बी इट विल बी इंक्लूडेड इन टोर्ट। तो पहली चीज रॉन्गफुल एक्ट, दूसरा लीगल डैमेजेस और तीसरा लीगल रेमेडी। अब देखो, लीगल डैमेज अकेला ही 7 से 8 मार्क्स का एक बार पूछा गया। अब हमें सबको पता है लीगल डैमेज में 2 आएंगे, डैमनम सिने इंजूरिया, इंजूरिया सिने डैमनम, जो हमने सी सेट में भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। इफ ओनली डैमेज, तो कोई मदद नहीं करना चाहेगा या करेगा। क्यों? क्योंकि डैमेज के साथ लीगल वर्ड भी अटैच होना चाहिए। डैमेजेस 2 तरीके के, डैमनम सिने इंजूरिया, इंजूरिया सिने डैमनम। पहले में डैमेज है, नो इंजरी, दूसरे में इंजरी है पर डैमेज कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसके 2 केसेस थे जो आपको एकदम रटे हुए होंगे। इसमें इंजूरिया सिने डैमनम में आएगा एशबे वर्सेस वाइट का केस, और डैमनम सिने इंजूरिया में ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल।
इन दो केसेस में यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। एशबे वर्सेस वाइट में क्या था कि एक पर्सन था जिसका वोटिंग राइट था, वो वोट करने गया, उसको रिटर्निंग ऑफिसर ने मना कर दिया, वेरीफाइंग ऑफिसर ने कि वोट नहीं दे सकते, दो ही वाज अ वैलिड वोटर, पर फिर भी वोट नहीं करने दिया। वो घर आया, घर आके उसने अपनी वाइफ को ये बात बताई, वाइफ ने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो ना, एक तुम्हारे वोट से क्या फर्क पड़ने वाला है। और सच में फर्क भी नहीं पड़ा, जिसको वो वोट करना चाहता था वो जीत गया। लेकिन फिर भी उसके मन में ये हुआ कि वाई शुड आई नॉट फाइल अ केस, क्योंकि मेरा राइट तो इन्फ्रिंज हुआ है ना। तो राइट इन्फ्रिंजमेंट पे उसने केस फाइल किया, और कोर्ट में जब उस ऑफिसर को बुलाया गया तो उसने ये बोला इसका क्या नुकसान हुआ, तो कोर्ट ने कहा नुकसान से हमें मतलब नहीं है, लेकिन इसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो दैट इज मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम एक चीज यहां पे निकालते हैं, निष्कर्ष या कंक्लूजन, कि टोर्ट में हम ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट पे। डैमेज हो भी सकता है, ना भी हो। दूसरी तरफ ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल का केस एकदम से सिंपल सा केस था, उसको भी हम यहां पे अभी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले कुछ केसेस जिनमें डैमनम सिने इंजुरिया आपको दिखेगा। ओपनिंग ऑफ अदर फर्म, क्लास, शॉप और होटल रिजल्टिंग इन लॉस, डैमेज डन, कोर्ट नहीं मानता क्योंकि लीगल डैमेज नहीं है, टोट नहीं है, तो एक्शन नहीं लिया जाएगा। केस स्टडी है ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल की, जहां एक स्कूल थी जिसमें से एक टीचर को मैनेजमेंट चेंज होने की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग चलना नहीं चाह रहा था। टीचर ने अपना नया स्कूल खोला, नया स्कूल खोला तो पुराने स्कूल के बच्चे उसके पास जाने लगे, स्कूल का लॉस हुआ, उन्होंने फीस में रिडक्शन किया तो डबल लॉस हुआ। इन्होंने टीचर पे केस किया कि इसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने पूछा क्या इसने तुम्हारा कोई राइट इन्फ्रिंज किया? स्कूल ने बोला नहीं, राइट तो इन्फ्रिंज नहीं हुआ, फिर तुम किस बात का डैमेज मान रहे हो? तो इसका मतलब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इज मच इंपॉर्टेंट देन डैमेज। अगर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट नहीं हुआ है तो डैमेज लीगल डैमेज नहीं बनेगा। नो ब्रीच ऑफ लीगल राइट, सो नो एक्शन, नो कॉम्पनसेशन। सिमिलर केस है हैजमोर वर्सेस रिचर्ड का, जहां पे एक व्यक्ति 6 साल से किसी और की लैंड पे से आते हुए पानी को यूज कर रहा था। उसने क्या किया, कुआं बना के उस पानी को स्टोर कर लिया। इस बंदे ने केस कर दिया तो कोर्ट ने कहा भाई तेरा राइट थोड़ी ना इन्फ्रिंज हुआ है, तुम्हें तो फ्री में पानी मिल रहा था, बंद हो गया तो ठीक है, पानी का कनेक्शन ले लो, तुम केस क्यों कर सकते हो? तो एक जो निष्कर्ष या कंक्लूजन हमने निकाला है वो हम लिख लेते हैं, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इज more important than damage। वो डैमेज से ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहले कोर्ट देखेगी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, देन देखेगी डैमेज। तो खाली डैमेज के बेसिस पे केस नहीं होते, इसीलिए डैमनम सिने इंजुरिया टोट में कवर्ड नहीं है। हाँ, इंजुरिया सिने डैमनम में डैमेज ना भी हो तो भी वो कवर हो जाता है। अब ऐसी आपको केस स्टडी मिल सकती है जहां वो स्कूल वाला एग्जांपल दे या कोई होटल का, इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि डैमनम सिने इंजुरिया से रिलेटेड तो प्रोविजन आप लिख के और लिख सकते हैं कि देयर विल बी नो कॉम्पनसेशन बिकॉज ये टॉट में कवर नहीं होता। अब आते हैं लीगल रेमेडी, जो थर्ड एसेंशियल एलिमेंट था टोट का। लीगल रेमेडी कैसी मिल सकती है? या तो इंजंक्शन, डिटेंशन ऑफ चैटल, सेल्फ डिफेंस या डैमेज डिस्ट्रेस। ये हम बाकी लास्ट में सारा डिस्कस करेंगे जब हमें रेमेडीज के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ नाम दिए गए तो आप नाम ध्यान रख लो। अब आते हैं मेंस रिया और टोट, क्या रिलेशन है? मेंस रिया क्या टोट के लिए जरूरी है? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मेंस रिया तो क्राइम प्रूव करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोट में इसको ना भी प्रूव करो तो भी कॉम्पनसेशन मिल जाता है। पर अगर मुझे प्रूव करना हो तो फिर कॉम्पनसेशन उसके बेसिस पे मांगो। तो अगर तुम कॉम्पनसेशन इस बेसिस पे मांगते हो कि मेंस रिया प्रूव होने दो, तो आपको मेंस रिया प्रूव करना पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो बिना मेंस रिया प्रूव किए भी कॉम्पनसेशन लिया जा सकता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था नियत खराब नहीं पर नुकसान पहुंचना। इसका मतलब अनइंटेंशनल चीजों के लिए भी टोट आपको कॉम्पनसेशन दिलवा सकता है। तो अगर कॉम्पनसेशन चाहिए मेंस रिया के अकॉर्डिंग तो मेंस रिया प्रूव करो, और अगर नहीं चाहिए मेंस रिया के अकॉर्डिंग तो सिंपली आप अनइंटेंशनल चीजों के लिए भी कॉम्पनसेशन ले सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, काइंड्स ऑफ लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट। यू हैव टू पे कॉम्पनसेशन और डैमेज, भले गलती हो या ना हो। इसको हम कह सकते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी वेयर ऑलवेज द ओनर विल बी लायबल। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब देखो, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी दोनों थोड़ी अलग है, यहाँ पे ऑब्लिक करके दिया गया है, पर ये वर्जन थोड़ा सा नया है, अलग है। देखो, इसके लिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का तो आपका केस आएगा रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का, और जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में हम केस पढ़ेंगे दैट इज एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट
इनएविटेबल मिस्टेक एंड विकेरियस लायबिलिटी। इसी के बीच में हमारा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है वो भी कवर हो जाएगा। सबसे पहले इनएविटेबल एक्सीडेंट, जरूरत से ज्यादा स्टोर किया, एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हें देना होगा कॉम्पनसेशन। और इंडिया में तो हमारे यहां अगर एक्सेस नहीं है, खाली डैमेज हुआ है, एस्केप हो गया, तो भी हम कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं। फेमस केस स्टडी जो रिलेटेड है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से, दैट इज रीलैंड्स वर्सेस फ्लेचर। कहानी आप सबको पता है, रीलैंड की थी कोल माइंस, फ्लेचर की थी विंड मिल। फ्लेचर ने अपनी विंड मिल में रिजर्वोयर बनवाया, रिजर्वोयर बनाते टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर्स नेग्लिजेंट रहे, उन्होंने माइन शाफ्ट पे ध्यान नहीं दिया। जब पानी भरा गया रिजर्वोयर में तो जो रीलैंड्स की कोल माइंस थी उसमें पानी चला गया। रीलैंड ने फ्लेचर पे केस किया, फ्लेचर ने कहा मेरी गलती नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर की गलती है। जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा भाई कॉन्ट्रैक्टर तो इंडिपेंडेंट थे, उनको तो तुमने बुलाया था, उनसे तुम जो लेना चाहते हो ले लो, पर हम तो तुम्हें जानते हैं कि तुम उस लैंड के ओनर हो, तो हम तुमसे कॉम्पनसेशन मांगेंगे। तो रीलैंड को कॉम्पनसेट कौन करेगा? फ्लेचर करेगा। तो यहां पे जो चीज निकल करके आई वो था कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, कि ओनर को लायबल बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद दूसरा केस आया रीड वर्सेस लायंस का, जिसमें भी सिमिलर ही चीजें हुई थी। तो कोर्ट ने फिर एक चीज बता दी कि दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मान ली जाएगी। पहला, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। दूसरा, एस्केप उस प्लेस से हो जाना जिसके तुम ओनर हो। तो इसका मतलब ये दोनों सेटिस्फाई हुए तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पक्का आएगी। तो रीलैंड वर्सेस फ्लेचर में भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस है। और इंडिया में तो हम कहते हैं कि एक्सेस में स्टोरेज होना हो, एस्केप भी हुआ तो भी लायबिलिटी आ जाएगी। एक्सेप्शन के साथ इसको याद रखना, कभी भी इसको बिना एक्सेप्शन के याद नहीं रख सकते। एक्सेप्शन क्या है? प्लेंटिफ की खुद की गलती हुई तो फिर ये लायबिलिटी नहीं आती। पोंटिंग वर्सेस नूब्स का केस है कि एक बंदे का जो कैमल था वो दूसरे के घर में चला जाता है, उसकी जहरीले पौधों की पत्तियां खा लेता है। तो यहाँ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड तो दिखा पर एस्केप नहीं हुआ, क्योंकि वो कैमल खुद गया था वहां पत्तियां खाने के लिए। तो अब यहाँ पे लायबिलिटी नहीं आएगी। डेंजरस सब्सटेंस था, एस्केप नहीं हुआ तो लायबिलिटी भी नहीं आएगी। एक्ट ऑफ गुड हमारे हाथ में नहीं है। निशलैंड वर्सेस मार्शलैंड का केस, पानी बारिश का ज्यादा इकट्ठा हुआ, दूसरे बंदे की दीवार टूट गई, जैसे कोई टैंक वगैरह था उसके पानी के ओवरफ्लो होने से उसने केस किया, तो बोला गया इट इज द एक्ट ऑफ गॉड। बारिश मुझे नहीं पता था कितनी हो जाएगी, ना तुम्हें पता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन आई है, तो आई एम नॉट लायबल फॉर द सेम। म्यूचुअल कंसेंट से अगर कोई काम हो तो उसमें लायबिलिटी नहीं आती। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया, अगर तुमने किसी चीज के लिए कंसेंट दिया, बाद में तुम लॉसेस सफर करते हो, तो यू कांट आस्क फॉर द कॉम्पनसेशन। एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, जब किसी ने स्ट्रेंजर ने एक्ट किया हो तो तुम्हारी गलती नहीं मानी जाएगी, भले लैंड तुम्हारी क्यों ना हो। स्टेट्यूटरी अथॉरिटी, जब भी गवर्नमेंट कोई एक्शन किसी चीज पे लेती है, गवर्नमेंट कोई काम करती है, तो उन केसेस में गवर्नमेंट पे भी लायबिलिटी नहीं आती किसी चीज के लिए कॉम्पनसेशन देने की। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डिफरेंस की। देखो, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किस पे अप्लाई होती है? पर्सन पे। एब्सोल्यूट एंटरप्राइजेस पे। यहां डेंजरस और नॉन नेचुरल सब्सटेंस का एस्केप होना जरूरी है, यहां एस्केप इज नॉट नेसेसरी। इसके एक्सेप्शन है, इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है। याद रखने के लिए हम केस लिख लेते हैं रीलैंड्स वर्सेस फ्लेचर इसके लिए, और इसके लिए लिखो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसको मैं एलेबोरेट करके एक बार थोड़ा सा बता देता हूं कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था कि जब एंटरप्राइजेस को हम इस कसौटी पे उतारते हैं टोट में, तो हम कहते हैं कि एंटरप्राइजेस तो ऐसे एक्सेप्शन का बहाना लेके निकल जाएगी बच के, तो उनपे तो कोई केस होगा ही नहीं कभी। तो इसीलिए हमने उसको मॉडिफाई किया, जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी वो उसके एक्सेप्शंस को हटा दिया और कहा जब ये एंटरप्राइजेस पे लगेगी तो हम इसको एब्सोल्यूट बना देंगे, बचने का कोई तरीका नहीं। तो यहाँ पे गलती किसी की भी हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्पनसेट उस एंटरप्राइज को करना पड़ेगा। तो ये रिक्वायरमेंट थी हमारी, और मेनली किसके लिए? हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने इसको बनाया गया था कि जो भी डेंजरस या हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट वाली जगहें होती है वहां पे तुमको इसका खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बिना तुम उसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कंसीडर नहीं कर सकते। तो जस्ट इतना ही डिफरेंस है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आती है इनएविटेबल मिस्टेक, कि अगर कोई पर्सन किसी की रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को हार्म करता है तो हम उसको इनएविटेबल मिस्टेक कहते हैं। अब देखो, बात एक बार फैली तो वो दूर तक जाएगी, अब आपके हाथ में नहीं रहेगी, तो अब वो शुरू जिसने किया उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। विकेरियस लायबिलिटी, लायबिलिटी अराइजेस ड्यू टू रिलेशनशिप।
आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पे ये लाइबिलिटी अराइज होती है। क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी, जो दूसरों के बिहाफ पे एक्ट कर रहे होते हैं तो वो प्रिंसिपल और एजेंट की तरह कंसीडर हो जाते हैं और उनपे दोनों पे लाइबिलिटी आ सकती है। तो अगर तुमने खुद भी कुछ नहीं किया, तुम दूसरे से करवा रहे थे तो भी तुम लाइबल बन जाओगे। तो 4 केसेस है टोटल, प्रिंसिपल एंड एजेंट, पार्टनर्स, मास्टर एंड सर्वेंट, एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। सबसे पहले प्रिंसिपल एंड एजेंट, मैं तुम्हारा एजेंट, तुम मेरे प्रिंसिपल। लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी का केस है। यहां लॉयड एक क्लाइंट थी, ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी जो फर्म ऑफ सॉलिसिटर थी, उसको पूरा विश्वास था फर्म पे। फर्म का ही एक बंदा जो एजेंट था उसका, उसने लॉयड को बेवकूफ बनाया ऐसे कह के कि उसको प्रॉपर्टी बेचनी थी, तो उसने कहा प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम कर दो, क्योंकि तुम एक लेडी हो, तुम बेचोगे तो तुम्हें कोई पैसा नहीं देगा इतना। उसने बेचारे ने उसके नाम पे कर दिया और वो सब कुछ लेके भाग गया। जब फर्म पे केस करने के लिए लॉयड गई बात करने के लिए, तो फर्म ने मना कर दिया, हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। कोर्ट ने कहा यू विल बी लाइबल, क्योंकि एजेंट तुम्हारा था, ये फर्म के को जानती थी, उस एजेंट को नहीं। एजेंट तुम्हारा था तो तुम्हें लाइबल बनना पड़ेगा। पार्टनर्स, एक ने कुछ किया तो सबकी लाइबिलिटी आएगी। हेमलिन वर्सेस होस्टन का केस है, जहां पे एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को, मतलब दूसरी फर्म से कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वहां के क्लर्क को ब्राइब किया और इंफॉर्मेशन निकाली, तो काम तो एक ने ही किया था लेकिन दूसरे को भी लायबल उस चीज के लिए बनना पड़ा। मास्टर एंड सर्वेंट, अथॉरिटी बाय रिलेशन, जहां हम स्पेसिफाइड अथॉरिटी देखते हैं प्रिंसिपल और एजेंट में, मास्टर एंड सर्वेंट में होगी अथॉरिटी बाय रिलेशन, की जैसा तुम्हारा उस सर्वेंट के साथ रिलेशन वैसी ही तुम्हारी लायबिलिटी बनेगी, मतलब कितना तुम उससे रखते हो। लायबिलिटी मास्टर की भी आएगी, सर्वेंट की भी आएगी। जॉइंट एंड सेवरल, सेवरल हियर मींस सेपरेट, सेपरेट लायबिलिटी भी आएगी, जॉइंट भी आएगी। केसेस क्या क्या हो सकते हैं? सर्वेंट ने कुछ किया जो उसके स्कोप में नहीं था पर बेनिफिट मास्टर का था, सर्वेंट ने रिस्क लिया जिससे मास्टर का बेनिफिट होने वाला था, तो दोनों जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे। अनऑथोराइज एक्ट, अथोराइज कर दिया मास्टर ने, तो अब तो तुम खुद ही गलती कर रहे हो, अनऑथोराइज काम को अथॉरिटी दे रहे हो तो तुम लायबल बन जाओगे। तो ये 3 केसेस इस तरह से हो सकते हैं जहां पे सर्वेंट और मास्टर दोनों लायबल होंगे। एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी आ जाता है। जनरल रूल क्या है? एम्प्लॉयर कभी भी कॉन्ट्रैक्टर की गलती के लिए लायबल नहीं होता, ओनली जब उसने पूरा ध्यान रखा हो कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते टाइम पे कि कैसे अपॉइंट करना है, पूरा ड्यू डिलीजेंस रखा। पर कब कब लायबल हो जाएगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस में? जब कॉन्ट्रैक्टर को अथॉरिटी दे दी गई है कमिट करने के लिए टोट, या फिर कॉन्ट्रैक्टर नेग्लिजेंट रहा। तो ऊपर जो रूल लिखा है सच वो कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि ये नीचे जो 3 चीजें हैं वो उस रूल को हवा कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नहीं अप्लाई होगा, अथॉरिटी दे देगा मास्टर तो अप्लाई नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्टर नेग्लिजेंट रहा तो भी वो रूल अप्लाई नहीं होगा, आपको लायबल बनना पड़ेगा। केस लो है सेंचुरी इंश्योरेंस वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड ट्रांसपोर्ट बोर्ड। यहां पे क्या हुआ था, जैसे ये ट्रांसपोर्ट बोर्ड था, इन्होंने पेट्रोल की गाड़ी भेजी पेट्रोल पंप पे। अब जो इसका ड्राइवर था उसने वहां पे जाके, जबकि उसको पता था कि पेट्रोल है, तो भी वहां पे वो सिगरेट पीने लग गया, स्मोकिंग करने लग गया। अब उसने जो आधी बुझी हुई सिगरेट डाली उससे वहां पे आग लग गई। जो पेट्रोल पंप था उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा था सेंचुरी इंश्योरेंस से, उन्होंने उनसे इंश्योरेंस मांग लिया कि हमें तो इंश्योरेंस का पैसा दो। जब इंश्योरेंस कंपनी ने केस को देखा तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट कंपनी पे केस किया कि ये तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है तो तुम्हें भी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो कॉम्पनसेट करने के लिए अब ड्राइवर नहीं कॉम्पनसेट करेगा, कंपनी कॉम्पनसेट करेगी। क्यों? क्योंकि ड्राइवर क्या था, कंपनी का था। तो अब कंपनी ने कहा कि हमें क्या पता कि वो वहां जाके क्या करेगा, तो पूछा गया कि तुम्हें क्या उसकी स्मोकिंग की आदत पता थी? बोला हाँ पता थी। तो तुम्हें उसको वार्न करना चाहिए था कि ऐसी जगह पे स्मोकिंग नहीं करना है, तो तुमने वार्निंग क्यों नहीं दी? तो इस तरह से इनकी लायबिलिटी आ गई। तो यहाँ एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में भी तुम देख सकते हो कि लायबिलिटी हर तरह से बनाई जा सकती है। विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, 2 ही पार्ट में डिवाइड करूंगा, सोवर्न एंड नॉन सोवर्न फंक्शन। देखो यूके में तो ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, इंडिया में हम इसको मानते ही नहीं थे पहले तो बिल्कुल भी, लेकिन धीरे धीरे केसेस आने लगे तो कोर्ट कंसीडर करने लगी कि नहीं इनको भी लायबल बनना पड़ेगा। तो जब भी पब्लिक सर्वेंट कोई गलती करता है तो हम गवर्नमेंट को भी लायबल बना सकते हैं, पर 2 चीजें देखनी पड़ेगी, क्या वो फंक्शन सोवर्न फंक्शन या स्टैट्यूटरी ड्यूटी में आ रहा था या नॉन सोवर्न था। तो नॉन सोवर्न हुआ तो पक्का तुम्हें कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। टोर्ट्स और रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम, इसमें सबसे पहले आता है बैटरी। बैटरी मतलब टच करना बैड मैनर में, किसी को रूड मैनर में टच करना, एंग्री मैनर में टच करना, ये सारा बैटरी कहलाएगा।
पर बैटरी तब नहीं माना जाता जब आपके पास लॉफुल पर्पस हो उस चीज का। जैसे पुलिस किसी को पकड़ती है, अरेस्ट करती है, तो वो बैटरी नहीं कंसीडर होता बिकॉज इट इज अ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ। तो बैटरी मतलब नो हर्ट इज रिक्वायर्ड, हर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ टच करना ही काफी है। दूसरा हमारा आता है रॉन्गफुल इंप्रिजनमेंट। रॉन्गफुल इंप्रिजनमेंट क्या है? रॉन्गफुल इंप्रिजनमेंट में ये होता है कि कोई पर्सन क्या कर लेता है, किसी दूसरे पर्सन को बंद कर देता है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, और वहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, तो ये रॉन्गफुल इंप्रिजनमेंट माना जाएगा। इसकी रेमेडीज क्या हो सकती है? एक तो खुद डैमेजेस मांग लो निकलने के बाद, सेल्फ हेल्प कर लो, वहां से निकल जाओ, या हैबियस कॉर्पस की रिट लगा सकते हो, जिसके बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सबको पता है हैबियस कॉर्पस की रिट क्यों लगाई जाती है? जब किसी को कन्फाइन कर लिया जाता है और उसको छोड़ा नहीं जाता विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो याद रखना, रॉन्गफुल इंप्रिजनमेंट में जस्टिफिकेशन लॉफुल नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल होना चाहिए। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, जब एक इनोसेंट पर्सन को क्या करता है, कोई दूसरा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में फंसा देता है, अनसक्सेसफुल क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो उसको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं। प्लेंटिफ को डिफेंडेंट ने प्रोड्यूस किया कोर्ट में, टर्मिनेट हुई प्लेंटिफ के फेवर में सारी प्रोसीडिंग, फिर भी उसको सजा हो गई, या फिर बिना रीजनेबल को उसको प्रोसिक्यूट किया गया, सारा प्रोसिक्यूशन जो चला वो मैलिशियस इंटेंशन से था, तो जिस पर्सन को फंसाया गया वो बाद में कॉम्पनसेशन इस चीज के लिए मांग सकता है कि मेरे को इस तरह से इन्होंने फंसा दिया। असोल्ट क्या है? नो टच नो हर्ट, ओनली धमकाना, थ्रेटनिंग बाय वन पर्सन टू अनदर, उसके माइंड में डर क्रिएट कर देना, वो सारा असोल्ट में कवर होता है। बॉडीली हार्म, जब किसी को एक्चुअल में चोट लग जाती है, कट लग जाता है, दिखाई जा सकती है ऐसी चोट या फिजिकल हर्ट को हम क्या कह देते हैं? बॉडीली हार्म। डिफेमेशन, किसी की शरीर पे अटैक नहीं करना, रेपुटेशन पे अटैक करना क्या कहलाता है? डिफेमेशन। इसके लिए कुछ कंडीशंस है, स्टेटमेंट डिफेमेटरी होना चाहिए, प्लेंटिफ को रेफर करके बोलना चाहिए, और पब्लिश भी होना चाहिए। अब ये जो पब्लिश है ये क्या है? पब्लिश का मतलब दो हो सकता है, लाइबल और स्लैंडर, जो है काइंड्स ऑफ डिफेमेशन। लाइबल मतलब टेम्परेरी और लाइबल मतलब परमानेंट, और स्लैंडर मतलब टेम्परेरी। लाइबल मतलब परमानेंट, मतलब कहीं लिख दो रिटर्न में, जो लंबे समय तक रहे, तो इसका स्कोप ज्यादा होगा, कितने लोग उसको देखेंगे। स्लैंडर मतलब जो एड्रेस टू ईयर, नॉर्मली जहां पे तुम किसी को कोई बात बोल देते हो और वो बात फिर एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को पहुंचती है, तो ये थोड़ा कम सीवियर है। तो टेम्परेरी वाला है स्लेंडर, और लाइबल मतलब परमानेंट वाला। नर्वस शॉक, ये बॉडीली हार्म नहीं है, इसमें मेंटल हार्म होता है, मतलब किसी पर्सन की कोई बात या किसी पर्सन की कोई हरकत जो तुम्हें एकदम से चुभ जाए और उसकी वजह से तुम नर्वस हो जाओ, तुम्हें स्ट्रेस आने लग जाए, डिप्रेशन में तुम चले जाओ, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज नर्वस शॉक। अब आते हैं हम रेमेडीज इन टोर्ट। टोर्ट में क्या क्या रेमेडी, किसको रेमेडी मिलेगी? पहली बात, जिसका राइट इन्फ्रिंज होगा तो वो कौन बनेगा? प्लेंटिफ, उसको क्या मिल जाएगी? रेमेडी। तो प्लेंटिफ जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है, और डिफेंडेंट जिसने किया है, जब ये कोर्ट में जाते हैं और रेमेडी मांगते हैं तो उसको हम कहते हैं जुडिशियल रेमेडी। पर ये अगर बिना कोर्ट में जाए खुद से ले ले रेमेडी, तो वो क्या कहलाती है? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। तो पहले जुडिशियल रेमेडी में एक तो डैमेजेस के लिए कॉम्पनसेशन मिल सकता है, दूसरा इंजंक्शन दिया जा सकता है, और तीसरा स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। डैमेजेस के लिए कॉम्पनसेशन डिपेंड करेगा आपके केस पे, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा, या कितना मिलेगा। इंजंक्शन टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। टेम्परेरी फॉर अ टाइम बीइंग ओनली, परमानेंट हमेशा के लिए। मैंडेटरी प्रोहिबिटरी, कोई काम करवाने के लिए भी इंजंक्शन दिया जा सकता है, किसी काम को मना करने के लिए देंगे तो वो प्रोहिबिटरी, करने के लिए देंगे तो मैंडेटरी। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन मतलब मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, ना मुझे और कुछ चाहिए, मुझे जो मेरा है वो दिलवा दो, दैट इज स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये तीनों किस में आएंगे? जुडिशियल में। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में पहला आता है सेल्फ हेल्प, कि खुद की हेल्प खुद कर लो, या सेल्फ डिफेंस आप उसको कह सकते हो। ये सबसे पहली रेमेडी है, उसके लिए तुम्हें कहीं कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर, अगर कोई अनऑथोराइज्ड मैनर में तुम्हारे घर में घुसता है तो उसको निकालने का तुम्हें पूरा अधिकार है। री एंट्री ऑन लैंड, जब तुम अपनी लैंड किसी को पोजेशन में दे देते हो, बाद में लगता है कि गलत आदमी को दे दी, तो तुम वहां पे एंटर होना चाहते हो, तुम पीसफुल मैनर में एंटर हो सकते हो। रिकैप्शन ऑफ गुड्स, अगर मान लो किसी ने तुम्हारे चैटल, जिसको हम इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड हो सकती है, गाय भैंस और ये, इनको पकड़ लिया है, तो तुम उनको पीसफुली उनसे कर सकते हो रिकवर, जिन्होंने पकड़ा है। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, जितनी भी चीज तुम्हारे वे में ऑब्स्ट्रक्शंस है, बाधाएं हैं, उनको तुम रिमूव कर सकते हो। पड़ोसी के घर के
पेड़ की टहनी तुम्हारे यहाँ आना, उसको कटवाया जा सकता है, उनकी गाड़ी जो तुम्हारे घर के आगे खड़ी होती है उसको हटवाया जा सकता है, पर ये सारे पीसफुल मैनर में। जहां भी आपने पीसफुल तरीका नहीं अपनाया, वायलेंस किया, तो वो फिर टोट में कवर नहीं होगा, उसके लिए फिर तुम पे केस हो जाएगा। तो पीसफुल मैनर में करो जो भी करना है। डिस्ट्रेस डैमेज फी सेंड, मान लो कि मेरा खेत है, तुम्हारी गाय भैंस बकरी मेरे खेत में घुस गए, पूरा खेत उन्होंने साफ कर दिया, मैंने उनको पकड़ लिया और पकड़े रखूंगा कब तक, जब तक तुम मुझे कॉम्पनसेट नहीं करोगे। तो ये सारी रेमेडीज आप बिना कोर्ट में जाए भी मांग सकते हो, ले सकते हो, इसके लिए कोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब अगेन हम रिकॉल करते हैं कि टोर्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है। पहला, टाइप्स ऑफ डैमेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डैमनम सिने इंजूरिया, इंजूरिया सिने डैमनम। रीलैंड वर्सेस फ्लेचर बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस है। और एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किसका केस है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का केस है। उन दोनों केसेस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अदर देन दैट आप पर्सनल सेफ्टी वाली जो टोट्स है उनके अंदर से सारी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि उसमें से क्या आ सकता है ये हम जज नहीं कर सकते। उसमें से कोई सी भी पूछ लेता है कभी भी शॉर्ट नोट में, चाहे रॉन्गफुल इंप्रिजनमेंट हो, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन हो, तो आप सारी को ही एक बार कवर कर लेना। देन आफ्टर लास्ट टॉपिक आपका बहुत ही सिंपल सा है, रेमेडीज का, वो आराम से हो जाएगा।